हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा पॉलिटी का ये 21वां लेक्चर है जो कि उच्च न्यायालय टॉपिक से संबंधित है। आज हम उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। इसकी चर्चा संविधान में कहाँ है, किन अनुच्छेदों में है, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को नोट से कवर कर लेंगे। तो महेश वडवाल सर की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उससे कवर करेंगे प्रश्नों को, तो हमें आसानी होगी क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और कुछ उसमें नई बातें भी हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय, जिस प्रकार हमने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा था भाग 5 के अंतर्गत, उसी प्रकार हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे भाग 6 के अंतर्गत, जिसमें भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा है। तो ये राज्य न्यायालय होते हैं अर्थात राज्य हाई कोर्ट होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक। वर्तमान में अर्थात 2023 में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। तो चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक परिपेक्ष, इसके बाद इसकी संरचना, नियुक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। तो 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट। उसके 4 साल बाद अर्थात 1866 में चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद में बनाया गया। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले आगरा में था, फिर बाद में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो हमने देख लिया कि हाई कोर्ट की स्थापना कब से हुई, जबकि एक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुआ था। 74 में स्थापना हुई थी, लेकिन वह कलकत्ता में हुई थी। वर्तमान में जो हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय है, लेकिन वह 73 से नहीं प्रेरित है, बल्कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो कभी भी प्रश्न आए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस से प्रेरित है अर्थात कहाँ से लिया गया है, तो हम किसी देश विशेष से नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो उसमें इस प्रकार के हाई कोर्ट के प्रावधान किया गया था, तो उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं उच्च न्यायालय की संरचना कैसी होगी, अर्थात उसमें कितने न्यायाधीश शामिल होंगे। प्रत्येक हाई कोर्ट के, चाहे वह साझा हो या अनन्य हो, इसका अर्थ क्या हुआ, साझा या अनन्य। साझा का अर्थ यह हुआ कि दो या दो से अधिक राज्यों के एक हाई कोर्ट हो सकते हैं। साझा का अर्थ यह हुआ। अनन्य का अर्थ है कि एक राज्य है, उसका खुद का एक उच्च न्यायालय, अर्थात उस पर केवल उसी राज्य का अधिकार है, उसका अधिकार क्षेत्र उन्हीं राज्यों के अंतर्गत आता है। तो अनन्य हो गया। साझा हो गया दो या दो से अधिक राज्यों का। जैसे हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट है उसी के अंतर्गत अंडमान निकोबार का जो न्याय क्षेत्र आएगा, अर्थात अंडमान निकोबार के जो भी मामले आएंगे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार बम्बई अर्थात मुंबई हाई कोर्ट में गोवा, दादरा नगर हवेली, ये सब आते हैं क्षेत्र। तो इस तरह देखेंगे हम अभी साझा हाई कोर्ट क्या होते हैं। जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ के अंतर्गत चंडीगढ़ और पंजाब दोनों आते हैं, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब एक स्वतंत्र राज्य है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में, चाहे वह साझा हो या अनन्य, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश भी होंगे, अर्थात एक मुख्य होगा और कुल कितने अन्य होंगे इसकी चर्चा है। किसकी संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में उनकी संख्या का निर्धारण संसद करती थी। वर्तमान में वहाँ 34 मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर न्यायाधीश हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है उनमें तो अलग अलग होंगे। तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति वही करता है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से सलाह देती है। तो अंततः अधिकार संसद का ही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति उसकी संख्या निर्धारित करती है। आगे देखते हैं। नियुक्ति की बात हो रही है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति अपने आप नहीं करता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। यदि यही साझा हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो उस हाई कोर्ट के जितने भी राज्य संबंधित होंगे, जैसे मान लीजिए बम्बई हाई कोर्ट है तो दादरा नगर हवेली, गोवा, ये दोनों अन्य राज्य और संबंधित जो बम्बई का मुंबई का जो राज्यपाल होगा
इन तीनों राज्यपालों से प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर राष्ट्रपति वहाँ का न्यायाधीश नियुक्त करेगा। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, अर्थात जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उनकी जब नियुक्ति करनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना होगा। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीश अर्थात जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी इनकी नियुक्ति करनी हो तो जब मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट का बन जाएगा उससे सलाह लेकर तब राष्ट्रपति ही करेगा। आगे है कि दो या अधिक राज्यों के लिए जब भी चुनना हो तो नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपालों से लेनी होगी। हमने अभी देखा कि अगर कोई साझा हाई कोर्ट है उसमें दो या अधिक राज्य हैं तो उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से तो सलाह लेगा ही, तो संबंधित राज्यों के अलग अलग राज्यपालों से भी वो सलाह लेगा अर्थात परामर्श लेगा, इसके बाद नियुक्त करेगा। आगे है इनकी योग्यताएं क्या हैं। योग्यता पहला तो वो भारत का नागरिक हो, ये तो मुख्य न्यायाधीश के लिए भी था, और दूसरा है भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव, अर्थात वो किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक जज रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने अधिवक्ता रहा हो, अर्थात 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो। तो याद रखिएगा प्रावधान है। जबकि यही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 5 वर्ष का होना चाहिए या 10 वर्ष का अधिवक्ता हो किसी हाई कोर्ट में, तो ये प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान ये था कि राष्ट्रपति की नज़र में कोई विधिवेत्ता भी हो वो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता था। लेकिन इसमें संविधान में सुप्रीम कोर्ट के विपरीत प्रख्यात न्यायविद को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया जाएगा, अर्थात केवल 2 ही आधारों पर उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, या तो 10 वर्ष का अनुभव हो या तो लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। आगे देखते हैं शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है, अर्थात संविधान के प्रति निष्ठा का पालन करता है, सच्ची श्रद्धा, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखता है। अर्थात देखिए शपथ कौन दिला रहा है, राज्यपाल। अगर वो नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, तो नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिला रहा है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। और शपथ क्या ले रहा है, संविधान के प्रति निष्ठा रखेगा, उनका पालन करेगा, सच्ची श्रद्धा रखेगा, एकता अखंडता को बनाए रखेगा अर्थात अक्षुण्ण रखेगा, अर्थात उस पर कोई खतरा नहीं आने देगा, और संविधान के और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। तो कहीं ना कहीं संविधान की शपथ लेता है। आगे है कि वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग एक की पॉइंट याद रखिएगा। संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन वेतन भत्ता दे कौन रहा है, राज्य द्वारा दिया जा रहा है। वेतन राज्य द्वारा दिया जाता है, अर्थात राज्य की जो संचित निधि है उससे दिया जाता है, लेकिन पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब राज्यों में सेवा कर रहा है तो वहाँ के वेतन भत्ते उस राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, लेकिन जब वो रिटायर हो गया तो उसकी पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाएगा। समय समय पर निर्धारण का अर्थ यह हुआ कि संसद तय कर रही है वेतन भत्ता भी, तो वो दे कौन रहा है, राज्य। लेकिन जब समय समय पर निर्धारित करने का अर्थ हुआ कि वो निगेटिव बदलाव नहीं कर सकती कि मान लीजिए 2 लाख मिल रहा है तो वो 1 लाख कर दे या 1.5 लाख कर दे, नहीं। हाँ ये बदलाव कर सकती है कि 2 लाख से 2.5 लाख कर दे या 3 लाख, या सकारात्मक बदलाव कर सकती है, लेकिन नकारात्मक बदलाव नहीं कर सकती है। नकारात्मक बदलाव केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपातकाल लागू हो, इसके अलावा कोई नकारात्मक बदलाव नहीं हो सकता, और उस पद पर जो बना रहेगा वो उसको नकारात्मक बदलाव नहीं झेलना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा। इसका अर्थ यह हुआ कि अब वो एक बार जितना वेतन हो गया उसके बाद अब कम नहीं होगा, जब भी संसद बदलेगा तो उसे अधिक ही बढ़ाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। संविधान में इनके कार्यकाल की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन 4 इसके लिए उपबंध हैं। कौन कौन से,
62 वर्ष की आयु पर बना रहेगा। अर्थात अगर 62 वर्ष पूरा हो गया तो सेवानिवृत्त हो जाएगा। लेकिन ये जो 62 वर्ष है, इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। अर्थात हम देख रहे हैं 2023 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र बढ़ाने की चर्चा हो रही है। तो चर्चा क्योंकि बदलने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसलिए चर्चा हो रही है कि 62 से इसे बढ़ाकर कुछ और किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में अर्थात कितना कार्यकाल है, तो 65। हाई कोर्ट में 62, सुप्रीम कोर्ट में 65। 3 वर्ष का कंसेशन इस कारण भी है कि कोई हाई कोर्ट में जो सेवा देता है 3 वर्ष वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, इसीलिए एज का अंतर रखा गया है। ये कारण ये भी है, एकमात्र नहीं है। आगे है कि राष्ट्रपति को यदि त्यागपत्र दे दे तो भी वो अपने पद से हट सकता है, या तो संसद सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। और संसद सिफारिश का अर्थ यह हुआ कि हम अभी देखेंगे इन पर भी महाभियोग चलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरह जैसे उन पर महाभियोग चला जाता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलाया जाता है। यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या तो जैसे 62 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे या संसद की सिफारिश से, या तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या दूसरे हाई कोर्ट का न्यायाधीश में स्थानांतरण हो जाए। अर्थात मान लीजिए वो 60 वर्ष का है, किसी अन्य हाई कोर्ट में उसे, क्योंकि 62 का हो गया तो किसी हाई कोर्ट के लायक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के अलावा। लेकिन उससे कम है तो जिस हाई कोर्ट में है उसके अलावा वो किसी अन्य हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या तो बनेगा या तो उसे अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। जैसे अब केरल में सेवारत है तो उसे तमिलनाडु में भेज दिया गया या आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया, तो ये परिवर्तन किए जा सकते हैं, तब वो अपने पद से हट जाएगा। लेकिन वो ये नहीं कर सकता है कि 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तब तो उसकी एज कंप्लीट हो गई, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। आगे है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। यहाँ पे है महाभियोग चलाया जाता है तो यह राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन जब भी आदेश देगा वह उसी सत्र में संसद में विशेष बहुमत अर्थात 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। हटाने के 2 आधार होंगे। पहला तो या तो सिद्ध कदाचार का अर्थ हुआ उसका मान लीजिए व्यवहार ठीक या आचरण ठीक नहीं है, लेकिन वह सिद्ध होना चाहिए, उसको प्रूफ करके दिखाया जाए, और या तो अक्षम हो अपने कार्यों को करने में। आगे है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश उसी प्रक्रिया और आधार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाए। अर्थात यहाँ पे है हम देखते हैं पूरी प्रक्रिया, अर्थात महाभियोग से हटाया जाता है। तो महाभियोग किस तरीके से चलता है, सबसे पहले दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव लागू करके। प्रस्ताव किस तरीके से होगा, एक व्यक्ति लाएगा नहीं, सबसे पहले लोकसभा में लाना है तो 100 लोग उसको हस्ताक्षरित करें अर्थात उसका नाम अनुमोदन करें। लोकसभा से 100 लोग और राज्यसभा से 50 व्यक्ति ये बोलें कि नहीं इस न्यायाधीश को इसके पद से हटाया जाना चाहिए, तो ये पहले प्रस्ताव लाएं या अनुमोदन करें। फिर इस अनुमोदन को जब 50 लोग लेके आए तो अपने, अगर राज्यसभा में है तो सभापति को दें, लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष को दें इस अनुमोदन को, तब ये उनको अनुमोदन सौंपेंगे, तब जाके यह हस्ताक्षरित होगा। इसके बाद अध्यक्ष या सभापति इसे स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं, मानने के लिए बाध्य नहीं कि नहीं आपने हस्ताक्षरित कर दिया तो ये प्रस्ताव पारित ही होगा, नहीं। विशेष बहुमत लाने से पहले मनाही का अधिकार अध्यक्ष या सभापति को है। जब मान लीजिए अध्यक्ष और सभापति ने इसे स्वीकृत कर दिया तब यह 3 सदस्यीय समिति के पास जाएगा, और 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का ही, और दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और तीसरा व्यक्ति एक प्रख्यात न्यायविद हो। अर्थात जो 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है उसमें कौन कौन शामिल होंगे। फिर जब समिति मान लीजिए वहां पारित कर दी, इसके बाद समिति साबित कदाचार या अयोग्य पाती है तो उसको सदन पर विचार कर सकती है। अर्थात अब समिति उसे सदन पर लाने के लिए बोल सकती है अगर उसे साबित कदाचार या अयोग्य पाती है। फिर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से
उसे पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अंततः न्यायाधीश को हटाने का आदेश राष्ट्रपति पारित कर देता है। तो ये प्रक्रिया चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले महाभियोग चलाना है तो सबसे पहले लोकसभा से, यहाँ ऊपर से ही हम देखते हैं तो बार बार लिखना नहीं होगा। जैसे यहाँ पे प्रस्ताव लाना है तो सबसे पहले लोकसभा में 100 लोग, एक लोग नहीं कि जैसे एक लोग कहे कि नहीं इनको हटा दो, नहीं, लोकसभा से कम 100 सांसद बोलें और राज्यसभा से 50। जब ये बोले और ये हस्ताक्षरित करें या अनुमोदन करने उसके नाम को 50 लोग बोले या तो लोकसभा से 100 लोग बोले, तब जब अनुमोदन हो जाएगा राष्ट्रपति से, सॉरी अध्यक्ष या सभापति ने स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वीकार कर दिए तब ये 3 सदस्यीय समिति को जाएगा। उस समिति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उसी सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश शामिल होगा और एक व्यक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा अर्थात उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक प्रख्यात न्यायविद होगा। जब ये समिति इसको साबित कदाचार और अयोग्य पाती है अर्थात जो भी आधार थे उसको प्रूफ कर देती है, इसके बाद वह सदन में रखा जाएगा। फिर दोनों सदनों में अलग अलग अर्थात विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से पारित होगा। जब पारित हो जाएगा तब इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करके महाभियोग पारित कर देगा। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी है, अभी तक किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चला ही नहीं है, अर्थात ये जो इतनी लंबी पूरी प्रक्रिया है अभी तक कभी तक आई ही नहीं। तो चलिए हम महेश वर्मा सर की जो पुस्तक है उसके प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं हम आगे पढ़े वो कितना मिलता है। यहाँ है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी अभी हमने देखा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, अर्थात जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है 25। तो क्या 25 ही हैं। अब ये 8 और 28 मिलके कितने हो गए 36। अब 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और हाईकोर्ट कितने हैं तो 25। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे होंगे राज्य जिनके हाईकोर्ट कॉमन होंगे। तो जैसे एक तो यही हो गया कि अंडमान निकोबार का कलकत्ता अर्थात पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का एक ही हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं तो राज्य की संचित निधि से। अभी हमने देखा राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाता है, बल्कि पेंशन केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है अर्थात भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। तो पेंशन और वेतन भत्तों में अंतर याद रखिएगा। यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में तलाक कहने पर तलाक गैर कानूनी बिल होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हम ये हाल ही में हमने देखा ना कि 3 तलाक को बैन कर दिया गया है इस तरीके से कि आप एक साथ नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। तो उससे पहले किस हाई कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट ने इसे पारित किया था उसी रूट में, तो वह इलाहाबाद हाई कोर्ट था। आगे देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। देखिए इसमें चर्चा है, यहाँ पे नोट लिखा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बीच बीच में डाल देते हैं। तो यहाँ पे है हमने अभी भी पढ़ा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसी उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश अर्थात मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। दूसरा उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके अन्य न्यायाधीश नहीं, एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति एक प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए अर्थात कानूनों का जानकार, अच्छा जानकार होना चाहिए। आगे एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है राष्ट्रपति को, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी वह राष्ट्रपति को ही देता है। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है तो 62 वर्ष। हमने अभी भी देखा हाई कोर्ट में 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। आगे यहाँ पे है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं परमादेश। ये फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण, आप देखिएगा यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद राज्यों के लिए
तो अनुच्छेद 226 और केंद्र अर्थात उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जाने की शक्ति की बात हो रही है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है मूल अधिकारों के लिए। तो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट 226 के तहत जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। लेकिन इनमें एक अधिकार ये भी है कि अभी आप यहाँ देखिएगा कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए कि उच्च न्यायालय 226 के तहत इन 5 आधारों पर मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये 5 रिट केवल मूल अधिकारों के लिए ही जारी करता है, उसे यही इतना अधिकार है। लेकिन जो 5 प्रकार की रिटें हैं हाई कोर्ट किसी के वैधानिक अधिकार के लिए भी जारी करता है। तो कहीं ना कहीं रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो ये याद रखिएगा, वैधानिक अधिकार के मामले में भी हाई कोर्ट रिटें जारी कर सकता है। परमादेश का आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि परमादेश का अर्थ क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लग जाए कि यह अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई कार्य किया गया है, अर्थात उस व्यक्ति ने ये कहा कि हमें ये समस्या है, तो उस प्रशासनिक अधिकारी ने उसे सुना ना हो, अर्थात उसके निर्णय को जाना ना हो, उसके जो भी कर्तव्य है प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निभाया ना हो, और वह व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट गया तब उस प्रशासनिक अधिकारी या जो राज्य का व्यक्ति है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने परमादेश जारी किया। तो याद रखिएगा, जब दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा, मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है, उसकी तो लोगों की सेवा करनी है ना, तो अगर कोई व्यक्ति आता है उसके पास कोई शिकायत लेके वह नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करेगा कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं किया, ये बताइए। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट है कि भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है, तो 25, हमने अभी भी पढ़ा। आगे है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार नहीं आता, तो परामर्श देना किसी का मुख्य क्षेत्राधिकार थोड़े ना होता अपने, वो तो स्वतः होता है कि आप किसी को परामर्श दे रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय को, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये है उसका कर्तव्य है, लेकिन वो उसका मूल क्षेत्राधिकार नहीं कि नहीं हम ही देंगे इसको परामर्श। आगे है, अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य पद्धति का परीक्षण किस याचिका के तहत किया जाता है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, वही पे रिटों की बात की जा रही है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, मान लीजिए वो अपने क्षेत्र के अधिकार से आगे जाके कोई निर्णय सुना दिए, तो उसमें न्यायालय कह सकता था कि इस याचिका को आप हमारे पास भेजिए। उत्प्रेषण का अर्थ होता है कि उसको आगे की ओर भेजिए, अर्थात जैसे मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में है तो उसे उच्च न्यायालय में भेजा जाए या उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिस हाई कोर्ट आता है उसके पास भेजा जाए। आगे है, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं, अर्थात अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को 5 रिटों के आधार पर रक्षा करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता, अधिकरण न्यायालय। अधिकरण वह होते हैं, जैसे भारतीय संविधान के भाग 14A में हम पढ़ेंगे, जो कि बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, उसमें अधिकरणों की बात हुई है। अधिकरणों का अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए कोई सेना से संबंधित विवाद हुआ तो उसके लिए एक अधिकरण गठित किया जाएगा कि वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजे पर बार बार ना आए, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो गया उनसे संबंधित कोई मामले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नागरिकों के संबंधित या सिविल मामलों से संबंधित इतने मुद्दे हैं, तो अगर इन सब मुद्दे आएंगे तो बीच में ही अटक जाएंगे, और क्योंकि प्रशासन से संबंधित चीजें होती हैं तो उनका निर्णय जरूरी है जल्दी आना, और
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो जल्दी आने की उम्मीद कम ही होती है, तो इसीलिए उनके लिए एक अधिकरण गठित करने की बात हुई। जैसे सेनाओं के लिए हाँ अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन पहले मामला इन अधीनस्थ अधिकरणों में ही जाएगा। तो ये जो अधिकरण होते हैं वो जिला न्यायालयों के लिए अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे राज्यों के कोई मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अधिकरण गठित कर दिया गया कि उनसे प्रशासन से संबंधित अधिकारियों के कोई अगर विवाद होंगे तो इन अधिकरणों में सुलझाए जाएंगे। तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन के उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों का कोई अधिकरण नहीं होता। आगे यहाँ पे है कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, अर्थात राज्यों में एक उच्च न्यायालय या जरूरी नहीं लेकिन उच्च न्यायालय होने चाहिए। वो चाहे उससे कई राज्य अटैच हों अलग चीज़ है, लेकिन उच्च न्यायालय होना चाहिए। जैसे गोवा दमन दीव का मुंबई हाई कोर्ट है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, अर्थात हमने देखा था ना अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो अभिलेख के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उस राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर यह निर्णय साक्ष्य के रूप में होगा कि जो उस राज्य ये साक्ष्य के रूप में कर दिया होगा कि अन्य राज्यों में इसके लिए कोई रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, बस उस राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होगा। आगे है 216 उच्च न्यायालय का गठन। हमने अभी देखा ना गठन कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी है। आगे 216 के बाद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं अर्हताएं। नियुक्ति हमने देखा कौन करता है, राष्ट्रपति। योग्यता क्या होनी चाहिए, वह तो 5 या तो वह 10 वर्ष किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष हाई कोर्ट में अधीनस्थ किसी कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, तो वह योग्यता उसकी थी। और एक था तो भारत का नागरिक हो। और नियुक्ति हमने देख लिया कि राष्ट्रपति करता है। अब परामर्श किससे लेता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। आगे देखते हैं अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान लागू होना, अर्थात उच्च न्यायालय के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है तो वह हाई कोर्ट में उसको लागू किया जाएगा। मान लीजिए हाई कोर्ट के लिए कोई नियम कानून बना दिया तो वो प्रावधान लागू होंगे, अनुच्छेद 218 में कहा गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून सभी देश के सभी हाई कोर्ट्स पर समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। हमने देखा ना शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य। आगे है अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस प्रतिबंध। इसको चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रैक्टिस प्रतिबंध क्या होता है। जिस प्रकार हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा अन्य न्यायाधीश होंगे, वहां से रिटायर होने के बाद वो कोई भी सरकारी पद चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो नहीं धारण कर सकते, या फिर कोई भी वो प्रैक्टिस नहीं करते कानूनी संबंधित। उसी प्रकार हाई कोर्ट का अगर न्यायाधीश कोई रिटायर होता है और अगर वो मान लीजिए 65 वर्ष नहीं पार किया, क्योंकि 62 पे तो रिटायर हो गया है, तो 62 वर्ष के बाद अगर वो रिटायर होता है तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश बन जाएगा। इसके अलावा वो कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है या कहीं भी वो अधिवक्ता के रूप में भी कार्य नहीं कर सकता है। ये प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। एक्सेप्ट ये है क्योंकि 65 वर्ष इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया है ताकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश वहां भी जाके कुछ समय तक सेवा दे सकें। आगे है अनुच्छेद 221 में कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, और पेंशन क्योंकि राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते क्योंकि उस समय वह राज्य में सेवा करते होते हैं
इसके बाद रिटायर हो जाते हैं, तो मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के कोई हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीश है, तो किस राज्य से दिया जाएगा, इसी आधार पर या कुछ अन्य की केंद्र की जिम्मेदारी हो जाती है। पेंशन केंद्र से, वेतन भत्ता राज्य से। आगे अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का, यहाँ पे प्रावधान है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन किया था, हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किया था। तो ये स्थानांतरण के लिए अनुच्छेद 222 में प्रावधान है। अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मुख्य न्यायाधीश है उस समय का, यदि वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं है या छुट्टी पर है या किसी अन्य से, तो उसके लिए एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होगा, जो कि जो पूर्व में गया है न्यायाधीश, उसके आने पे वह स्वतः ही अपने पद से हट जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। मान लीजिए सुप्रीम हाई कोर्ट में कार्य बहुत अधिक हो गया, जो भी निर्णयों की सुनवाई के लिए बहुत अधिक हो गया, तो उसके लिए कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। जब भी वो कार्य खत्म हो जाएंगे तो अतिरिक्त न्यायाधीशों को उनके पद से हटा दिया जाएगा। उनको अधिकार तो वो नहीं मिले होते हैं, लेकिन हाँ वेतन भत्ते उसी तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन वो अधिकार नहीं होते, शक्तियाँ उन्हें उतनी नहीं प्राप्त होती। यहाँ पे एक फैक्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन भारत की संचित निधि से मिलते हैं, जबकि हमने देखा वेतन भत्ता केंद्र की संचित निधि से मिलता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन तो भारत की संचित निधि से, लेकिन वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे है कुछ आर्टिकल, यहाँ पे है अनुच्छेद 224A, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अर्थात सेवानिवृत्त का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए ज़्यादा मुद्दा चल रहा है और सेवा के लिए अन्य न्यायाधीशों को, या जो अन्य न्यायाधीश हैं अभी ज़्यादा नहीं नियुक्त हो पाए हैं, अभी उनकी प्रक्रिया लंबित है, तब तक के लिए जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं उनको कुछ कार्यों को निपटाने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा अधिकार शक्तियाँ समान नहीं होती हैं, बस उन्हें वेतन या सुरक्षा समान रूप से दी जाती है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, अर्थात केंद्र के भी तो कुछ कानून राज्यों में लागू होते हैं, तो उन पर उनके क्षेत्र अधिकार नहीं होंगे, इसका प्रावधान किया गया है कि उनका क्षेत्राधिकार अलग ही रहेगा। आगे अनुच्छेद 226, क्षेत्राधिकार का अर्थ यह भी हुआ कि वो संबंधित राज्यों में ही लागू होंगे, नहीं कि उनके कानून किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में लागू हों, वो राज्य के विषयों पर ही लागू होंगे और केंद्रीय कानून या केंद्रीय क्षेत्रों पर वो लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 226 कुछ रिटें याचिकाएं। अनुच्छेद 226 हम तब से देख रहे हैं कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य जो उच्च न्यायालय है वो 226 के तहत 5 प्रकार के रिटें जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिटें जारी करता है। आगे ये 226A समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का सभी उच्च न्यायालयों पर एक अधीक्षण होता है, उनके द्वारा दिया गया निर्णय सभी न्यायालयों पर लागू किया जाता है, उसी प्रकार संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर समान रूप से लागू होगा। आगे है अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय में कुछ मामलों पर स्थानांतरण, अर्थात कुछ मामले हैं जिनको स्थानांतरित किया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा। अनुच्छेद 228 से समाप्त हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 229 पदाधिकारी एवं सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। जैसे हमने देखा कि वेतन भत्ता तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनका कौन निर्धारित किया था, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा किया गया था। लेकिन वहाँ पे जो प्यून होगा, जो अन्य कर्मचारी होंगे, जो वहाँ के मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्च होंगे वो कौन करेगा, उस पर अधिकार हाई कोर्ट के उस समय के मुख्य न्यायाधीश पर का होगा, लेकिन इसका प्रावधान कर दिया गया है अनुच्छेद 229 के तहत। अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अभी भी हमने देखा कि ये नहीं कि अपने क्षेत्र, जैसे कुछ मामलों में सुनवाई कर सकते हैं तो उसके अलावा उनका क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगा वो। आगे अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक
साझा उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 231 याद रखिएगा कि अभी हमने देखा ना कि जैसे अंडमान निकोबार किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के, यह अनुच्छेद 231 के तहत ही है। तो फ्रेंड्स आज हमारा यह राज्य का उच्च न्यायालय है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।